आज का जो टॉपिक है, लिखो सभी, नोट करो। टॉपिक है पहला, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो बच्चे, ये प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है कि अब हमारे पास चार क्वांटम नंबर्स हैं। कौन से? एन, एल, एम और एस। तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये स्टेट करता है कि कभी भी किसी एटम के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। क्या कहता है? इट इज इम्पॉसिबल दैट ऑल द फोर वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स आर सेम फॉर टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की सारे के सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। लेकिन यहां पर हम दो इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर कर रहे हैं। किसको कंपेयर कर रहे हैं? दो। समझ में आया? अभी मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा। पहले एक बार फिर से इसकी स्टेटमेंट बता दूं। क्या कह रहा है बच्चे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? कि कभी भी किसी एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स के सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। ठीक है, अब एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। लाइक मैं यहां पर एक एटम लेता हूं कोई भी। लाइक मैंने ले लिया सोडियम। बेटे जल्दी बताना, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो बेटे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 1s2 2s2 2p6 3s1, ये आएगी। अब मैंने आपको कल एक और चीज भी बताई थी प्रीवियस लेक्चर में। यस, आ जाइए। एक और भी बताया था कि जब हम इन ऑर्बिटल को स्क्वायर बॉक्सेस की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं। बताया था कि नहीं? एस के लिए कितने स्क्वायर बॉक्सेस बोले थे? 1, क्योंकि एस का एक ही ऑर्बिटल होता है। ये भी एस है तो इसके लिए कितने ऑर्बिटल? 1 ऑर्बिटल। ये बच्चे पी है तो इसके लिए कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल्स। और ये एस है तो इसके लिए वापस कितने ऑर्बिटल्स? 1 ऑर्बिटल। क्लियर हो गया? अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2, और इसमें लिख देंगे हम लोग 1s है। ये कौन सा है? 2s। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, तो हम लिख लेंगे 1 2। ये भी हो गया आपका 2s। अब 2p में कितने हैं? 1 2 3, आ जाइए, 4 5 एंड 6। क्लियर हो गया? तो पहले वाले ऑर्बिटल का नाम क्या है? 2px, सेकंड वाले का 2py एंड थर्ड वन इज 2pz। आज ये बच्चे लेट क्यों आ रहे हैं? 2pz। एंड लास्ट वन कौन सा है? 3s। और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1, तो हम लोग उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेते हैं। यहां तक सबको समझ में आया? मैंने जस्ट ये क्या किया, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर ली। क्लियर है ना सबको? अब ये जो इसका p वाला ऑर्बिटल है ना, चलो p को छोड़ो, मैं यहां पर इससे स्टार्ट करता हूं। इससे स्टार्ट करता हूं। 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान दे, ये आ गया 1s और इसके अंदर हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। 1s, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आ गया आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और ये वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन है? सेकंड इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब हम दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए बारी बारी से n, l, m और s निकालते हैं। ठीक है बच्चे, देखते हैं कितना आता है। पहले मैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए n, l, m और s निकालता हूं। ठीक है, और फिर मैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए n, l, m और s कैलकुलेट करूंगा। जल्दी बताना मुझे क्या आएगा। पहले इस इलेक्ट्रॉन के लिए तो n कितना है? 1। l कितना आएगा? 0, क्योंकि s है तो s के लिए l 0 होता है। लास्ट टाइम भी बताया था l की वैल्यू कैसे चेक होती है? 0 1 2 3 s p d f। तो ये s था, तो इसके लिए l की वैल्यू कितनी आ गई? 0। और एक और बात बताई थी, अगर l 0 है तो m भी 0। पहली 3 वैल्यूज ये आई। यहां पर भी पहली 3 वैल्यूज बताओ क्या होंगी? ये भी 1s ही है। सो 1 0 0। अब s निकालते हैं, स्पिन।
तो अगर आप इसकी स्पिन को +1/2 लेते हैं तो क्या इसकी स्पिन को ले सकते हैं +1/2? नहीं, इसकी स्पिन चेंज हो जाएगी, वो आ जाएगी -1/2। समझ में आया? और अगर आप इसकी स्पिन को +1/2 के बजाय -1/2 लेते हैं तो बच्चे फिर इसकी स्पिन कितनी हो जाएगी? +1/2 हो जाएगी। समझ में आया? क्या कह रहा है ये रूल कि कभी भी एक ऑर्बिटल के अंदर के दोनों इलेक्ट्रॉन्स की सारी क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। ये मैंने 1s की बात करी। अब मैं p वाले ऑर्बिटल पे चला जाता हूं, p को समझते हैं। देखो ये आपका p ऑर्बिटल था और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चे? 6। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब मैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये कौन सा था? 2px। इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये कौन सा था? 2py। और इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये कौन सा था? 2pz। इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए n, l, m और s निकालते हैं। ठीक है बच्चे, देखते हैं कितना आएगा। बताओ सबके लिए n कितना है? तो 2 एंड 2। ठीक, l कितना आएगा? सब p है ये, तो p के लिए कितना वैल्यू होता है? 1। सो आप लिखोगे 1 1 1 और सभी की डायरेक्शन भी अपवर्ड्स है, तो इन सबका स्पिन भी क्या होगा? सेम। तो सबका स्पिन मैं ले रहा हूं +1/2 +1/2 एंड +1/2। तो स्पिन भी सबका क्या है? सेम। लेकिन बच्चे m की वैल्यू सबकी डिफरेंट होगी, क्योंकि कल मैंने वो क्या बताया था, जब आपका ऑर्बिटल px होता है तो m की वैल्यू +1, जब आपका py होता है तो m की वैल्यू -1 और जब आपका pz होता है तो वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो क्या सारी वैल्यू सेम आई? नहीं, पहली वैल्यू सेम है, सेकंड सेम है, फोर्थ भी सेम है, लेकिन यहां पर कौन सी वैल्यू चेंज हो गई? थर्ड, m एंड इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। समझ में आया बच्चे? क्या कह रहा है रूल? समझ में आया आपको? बताओ कि किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन की सारी क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। कितनी वैल्यूज मैक्सिमम सेम हो सकती हैं? 3 वैल्यू सेम हो सकती हैं। ठीक है, एक चेंज कर जाएगी। कौन सी चेंज करेगी? या तो स्पिन चेंज करेगा या तो m चेंज करेगा। बात समझ में आई बच्चे? अब एक और बात करते हैं। बेटे आप लोग लेट क्यों आ रहे हैं? ट्यूशन कितने बजे स्टार्ट होती है? 3:15 एंड नाउ इट इज 3:23 और बाकी भी तो लेट ही आ रहे हैं। कौन कौन लेट आया? अभी 2 मिनट लेट हो गए। अभी कौन आया था लेटेस्ट? हाँ, आप रोज लेट आते हो। आपकी कभी गाड़ी लेट होती है, कभी लेग पेन होती है, कभी लेग लेट होती है। हाँ, मेरी बात एक ध्यान से सुनना सभी बच्चे। जो अपनी लाइफ में हमेशा लेट होता है ना, तो फिर लाइफ उसको पीछे छोड़ देती है और लाइफ आगे निकल जाती है। पीछे रह जाओगे। टाइम पे आया करो। एक चीज मेरे को 4 बार बतानी पड़ती है, कैसे चलेगा सिस्टम? नहीं चल सकता। तो ये आपको समझ में आ गया रूल सबको? एक दो एग्जांपल और लेते हैं। लाइक अब मैं काम करता हूं, डी ऑर्बिटल ले लेता हूं। ये आपका डी ऑर्बिटल है, डी सबशेल है, और डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। बना लिए 5। अब इसमें मैं 5 इलेक्ट्रॉन भर देता हूं। 1 2 3 4 और 5। ये कौन सा ऑर्बिटल है? डी एक्स वाई। ये डी वाई जेड, ये डी एक्स जेड, ये वाला डी एक्स स्क्वायर माइनस और ये वाला डी जेड स्क्वायर। ठीक है बेटे? अब आप एक काम करो, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए n, l, m और s निकालो। कितना आएगा n सबके लिए? बेटे n, ये n जो है ये कौन सा लिया मैंने? कोई पर्टिकुलर ले लेता हूं। चलो मैं इसको 4d मान लेता हूं। ठीक, बताओ n की वैल्यू सबके लिए कितनी है? 4 4 4 4 एंड 4। l कितना आएगा सबके लिए? l मैंने यहां बताया हुआ है 0 1 2। 2 होता है d के लिए, तो ये सारे d हैं, तो 2 2 2 2 एंड 2। क्या सबका स्पिन भी सेम आएगा? सेम डायरेक्शन है। +1/2 +1/2 +1/2 +1/2 एंड +1/2। लेकिन m की वैल्यू सबकी क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। नहीं बताना पहले वाले की कितनी होती है? -2, then +1 +2 0। ये तो इसका मतलब 3 वैल्यू सेम हो गई, लेकिन एक वैल्यू क्या हो गई? चेंज हो गई। ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि सारे के सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज क्या आ जाए? सेम। और अगर बाई चांस सेम आ गई तो
तो वो हम उसी की बात कर रहे हैं, मतलब दूसरा है ही नहीं। समझ में आया बच्चे? जब हम कंपेयर करते तो उसके लिए कितनी चीजें चाहिए? दो। तो अगर एक ही है तो कंपेयर किसके साथ कर रहे हो? फिर तो उसके सारी वैल्यू सेम ही रहेंगी। क्लियर हो गया कि नहीं? तो कभी भी दो इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन की सारी क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। दिस रूल इज नोन एज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सबको समझ में आ गया ये रूल? ओके, नेक्स्ट इसके बाद जो थर्ड रूल है, अब मैं उसकी बात करता हूं। क्या था बच्चे वो रूल? बताएगा कोई? रूल का नाम हंस रूल। हंस रूल स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए। मुझे बताओ डीजनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? जल्दी बताना। जो पूरे फुल होते हैं। डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर दोज ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जीज, जिनकी एनर्जी इक्वल होती है। और वो कौन से हैं? पी के ऑर्बिटल और डी के ऑर्बिटल। पी के तीन ऑर्बिटल्स हैं, कौन से? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। डी के कितने? 5। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है? और एफ के कितने हैं? 7। क्या होता है उनका नाम बोलो? एफ एक्स क्यू, एफ वाई क्यू, एफ एक्स वाई जेड, देन एफ जेड क्यूब, उसके बाद एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, देन एफ वाई ले लो, एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एंड देन लास्ट वन इज एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेटे इतनी लेट? चलो आपकी गाड़ी लेट। सो इन सबके लिए भी अलग अलग वैल्यूज होती हैं एम की। बच्चे बैठ जाओ जल्दी से, आगे हो जाओ थोड़ा। ठीक है? तो P के 3 ऑर्बिटल्स, D के 5 ऑर्बिटल्स और F के 7 ऑर्बिटल्स, इन सब की एनर्जीज क्या होती हैं? सेम। मतलब ये है कि P की एनर्जी सेम होगी, D की एनर्जी सेम होगी और F की एनर्जी सेम होगी। समझ में आया कि नहीं? ऐसे कोई भी ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो उनको हम लोग डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। और ये जो हंस रूल है ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स के लिए ही है रूल। क्या है ये रूल? इसको समझते हैं। इस तरफ लिख देता हूं, अभी पता चलेगा। देखो बेटे, एनर्जी कैसे सेम होगी? देखो यहीं पे समझा देता हूं। ये आपके पी के 3 ऑर्बिटल है, 1 2 3, कोई भी पी ले लो, कोई भी पी। लाइक ये 4px है, ये 4py है और ये 4p। सही है? एनर्जी कैसे निकलती है? n+l रूल लगा के। कितना है n इसमें? और l कितना है? कितना है? 4 प्लस एंड 4 प्लस 5 5 5। तो है एनर्जी सेम? इसमें सबकी सेम होगी, इसमें सबकी सेम होगी और इसमें सबकी सेम होगी, इसीलिए इनको डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो क्या कहते हैं हंस रूल? तो अकॉर्डिंग टू हंस रूल, जब कभी भी हम लोग डीजनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि जो भी डीजनरेट ऑर्बिटल होगा पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है? मतलब अगर पी के कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3। तो अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो पहले को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, फिर दूसरे को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और फिर तीसरे को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ऐसा आप नहीं कर सकते कि पहले मैं 2 डाल दो और फिर 1 दे दो। ठीक है? तो जितने भी डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं जब भी आप उनकी फिलिंग करोगे तो किस तरह से करोगे बच्चे? सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और जब सब एक एक मिल गया उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर मुझे D5 फिल करना है, D5, तो मैं कैसे करूंगा? D के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं जल्दी बताइए? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करने हैं मुझे। ये dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस और dz स्क्वायर। कैसे करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन फिल? इन सबकी एनर्जी क्या है? सेम। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको,
एक इसको, एक इसको, एक इसको और एक इसको। समझ में आ गया? आप ऐसे नहीं फिल कर सकते कि दो इसको दे दो, दो इसको दे दो, एक इसको दे दो। ऐसा करने से क्या होगा? पहली बात, ऐसा ये सिमेट्रिकल है और ये सिमेट्रिकल नहीं है। समझ में आया? और दूसरी बात, जब हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल रहे हैं तो बच्चे आपको पता है इसकी स्पिन कितनी होगी? +1/2। इसकी भी कितनी होगी? +1/2। इसकी भी कितनी होगी? +1/2, +1/2 और +1/2। यहां पर भी निकालो स्पिन। पहले इलेक्ट्रॉन की कितनी? दूसरा एंटी क्लॉकवाइज ले लो, -1/2, तो ये कैंसिल हो गया। प्लस और माइनस क्या हो गया? कैंसिल। यहां पर +1/2 और -1/2, ये भी क्या हो गया? कैंसिल। और यहां पे कितनी आएगी? +1/2। इसमें ज्यादा स्पिन है या इसमें ज्यादा स्पिन है? इलेक्ट्रॉन को कहां ज्यादा आजादी है? स्पिन मतलब मूवमेंट, है ना? तो कहां पर स्पिन ज्यादा है? पहले वाले में। हाँ जी बच्चे। हाँ, अगर D6 हो तो मैं बताऊंगा ना कैसे फिल होगा। पहले आपको D5 समझ में आया? सबको होगा क्लियर? इन सबकी एनर्जी क्या थी? इक्वल। तो सब में आपने एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। जिसमें ज्यादा स्पिन आती है ना, वो ज्यादा स्टेबल होता है। इस रूल का दूसरा नाम हंट्स रूल फॉर मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल भी है। इसको मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल भी कहते हैं। जिसमें स्पिन ज्यादा आएगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ गया बच्चे? अब मैं केस लेता हूं D6 का। जैसे कि वो पूछ रहे थे कि D6 के केस में क्या होगा। तो सबसे पहले 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर लो, 1 2 3 4 एंड 5। अब आ गया 6th इलेक्ट्रॉन। कहां डालोगे? सबकी एनर्जी क्या है? जहां मर्जी डाल दो। बात समझ में आ गई? यहां भी डाल दो, हाँ बिल्कुल हो जाएगा कैंसिल। बट हम कुछ कर नहीं सकते ना उस केस में। इलेक्ट्रॉन को फिल तो करना ही है ना हमने। अब कहां रखेंगे उसको? अब 6 है तो डालने तो है, स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी और क्या होगा? हाँ, D10 हो जाएगा तो स्पिन 0 हो जाएगी। तो कल तो तुमको समझाया नहीं था मैंने स्पिन निकाल के? म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ n इंटू n+2। तो यहां पर हमारा म्यू कितना आया था? 0। n क्या होते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब पूरा फुल हो जाएगा तो अनपेयर्ड कुछ बचेगा ही नहीं, तो उसका म्यू 0 आया था। अब D6 के केस में क्या बोला मैंने? ध्यान से समझना। D6 के केस में जैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन आएगा कहां जाएगा? जल्दी बताओ। यहां जा सकता है? ऐसे आपने लिख दिया, टीचर सही करेगा गलत? सही करेगा। ये मिटा दिया। अब आपने इलेक्ट्रॉन यहां पे लिख दिया तो सही करेगा, है ना? यहां पर भी सही है, यहां पर भी सही है और यहां पर भी, कहीं पर भी आप उसको डाल सकते हो। लेकिन मुझे एक बात बताना आप लोग, अगर मैं यहां डालता हूं और यहां डालता हूं, क्या लग रहा है? सिमेट्रिकल कौन सा लग रहा है? फर्स्ट वाला। तो हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए वापिस यहीं से पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। समझ में आ गया बच्चे? अदरवाइज इन सबकी एनर्जी क्या है? सेम। आप कहीं भी डाल सकते हो। क्लियर हो गया बच्चे? तो ये था आपका रूल, कौन सा? हंट्स रूल फॉर मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्या कहता है बच्चे रूल? ये 2 रूल मैंने अभी तक आपको बताए, फटाफट से बताओ क्या थे वो रूल। पहला रूल कौन सा था? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या कहता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? कि 2 इलेक्ट्रॉन का सारे के सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। 2 वैल्यूज तो सेम होंगी। कौन सी कौन सी? एक n और एक l, ये तो सेम होगी। लेकिन m और s में से कोई एक क्या हो जानी है? चेंज हो जाएगी। समझ में आया सबको? और अभी कौन सा रूल बताया? हंट्स रूल। ये क्या कहता है? हंट्स रूल क्या स्टेटमेंट देता है? कि जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। उनमें जब भी आप फिलिंग करोगे तो कैसे करोगे? तब तक पेयरिंग नहीं करवा सकते जब तक सबको एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाए। जब तक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सब में नहीं जाएगा तब तक आप उनकी पेयरिंग नहीं करवा सकते। समझ में आया? चलो इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम लोग। दिस एलिमेंट आयरन हैविंग एटॉमिक नंबर, कौन बताएगा? आयरन का एटॉमिक नंबर कल क्या बताया था? शक्ति बीकर मन फी को निकोजन। शक्ति बीकर मन फी 26। कितना आया? 26। तो 26 के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्या आएगी जल्दी बताना? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 4s2 एंड 3d6। ये आएगी? हो गए 26। ओके। अब ये जो लास्ट वाला डी है बस ये खाली है, बाकी तो सारे फिल है।
है फिल के नहीं? ये भी फिल है, ये भी फिल है, ये भी फिल है। एस में 2 ही आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी खाली है, डी में 4 इलेक्ट्रॉन कम है। बताओ बच्चे ये फिलिंग कैसे करेंगे जब हम ऑर्बिटल बनाएंगे इसका? पहले 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन हम यहां पर डाल देंगे। बात समझ में आ गई बच्चे? सबको क्लियर है? अब एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 29, कौन सा होगा? कॉपर। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। लेकिन मैंने आपको कॉपर का एक्सेप्शनल केस बताया था कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट होती है। s का इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा तो ये d10 हो जाएगा और ये s1 हो जाएगा। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 है ना, तो क्या होगा? 1 2 3 4। इसमें तो कुछ है ही नहीं, सारे के सारे क्या हैं? फुल। समझ में आया कि नहीं बच्चे? कितने बच्चों को ये क्लियर हो गया? वेरी गुड, सबको क्लियर हो गया ना? अब ना इसका मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये क्वेश्चन नहीं थे, ये एग्जांपल्स थी। ठीक है, क्वेश्चंस कैसा आएगा? कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं कलर के रिलेटेड। ठीक है, किसके रिलेटेड? कलर्स के रिलेटेड। एक बात याद रखना, अगर कंपाउंड बनने के बाद अगर कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट, ध्यान से सुनना सभी बच्चे, अगर कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट कंपाउंड बनाता है और कंपाउंड बनाने के बाद भी उसके डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो कंपाउंड कभी भी कलर्ड नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपाउंड बनाने में डी का इलेक्ट्रॉन तो फिर यूज नहीं हुआ। मैंने कल भी बताया था, जब तक डी के इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होंगे तो कंपाउंड डी की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। डी की एक बेस्ट प्रॉपर्टी है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर कंपाउंड बनाते हैं। कैसे कंपाउंड बनाते हैं? कलर कंपाउंड बनाते हैं। समझ में आया? और क्या प्रॉपर्टी है कि उनके बहुत सारी वेरिएबल बैलेंसीज होती हैं। क्यों होती है वेरिएबल बैलेंसीज? अगर कल वाला लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो बच्चे मुझे आंसर दे पाएगा कोई। डी ब्लॉक के एलिमेंट डिफरेंट वेरिएबल बैलेंसी शो करते हैं। मैंने आपको वहां पर बताया था कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के केस में सिर्फ एस नहीं पार्टिसिपेट करता, एस के साथ डी भी पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसीलिए उनकी वेरिएबल वैलेंसीज आती हैं। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि D10 और D0 अगर कंपाउंड बनाने के बाद किसी एलिमेंट में डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कंपाउंड कलर्ड नहीं होंगे, और अगर कंपाउंड बनाने के बाद डी में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो भी कलर्ड नहीं होंगे। एग्जांपल के तौर पे देते हैं। देखो बेटे, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैंने एक कंपाउंड लिया जिंक क्लोराइड Cl2, जिंक क्लोराइड, और आपको पूछ लिया गया है बताओ ये कलर्ड है या नहीं है? कलर्ड है या नहीं है? ठीक है, एक पूछ लिया है SCCl3 स्कैंडियम ट्राइक्लोराइड, और ये भी सेम क्वेश्चन है कि ये कंपाउंड आपका कलर्ड है या नहीं है। तो पहले मैं ये वाला केस ले लेता हूं, जिंक वाला, कि जिंक क्लोराइड कलर्ड है या नहीं है। बताओ व्हाइट कलर होता है? नहीं, व्हाइट एंड ब्लैक आर नॉट द कलर्स, पहले भी बताया था। चलिए अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मुझे बताओ ये कंपाउंड कौन से मेटल का है? जिंक का है। किसका है? तो बताओ जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30 होता है कि नहीं? अब जिंक के ऊपर चार्ज कितना आएगा ना बच्चे? जब आप कोई साल्ट लिखते हो ना AX, तो इसकी वैलेंसी यहां लिखी होती है, इसकी वैलेंसी जो है वो यहां पे लिखी होती है। तो देखो जिंक की वैलेंसी कितनी दी हुई है? मतलब जिंक के ऊपर +2 चार्ज है। कितना चार्ज है? मतलब जिंक ने ये कंपाउंड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो आप इसमें से आपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करवा देने। कैसे? पहले जिंक का लिखो, क्या होता है जिंक का? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। क्लियर हो गया? अब जिंक यहां पर Zn की फॉर्म में नहीं है। कौन सी फॉर्म में? Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में। जब ये 2 पॉजिटिव की फॉर्म में हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? तो अब आपको इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन हटा देने हैं? कहां से निकलेंगे? वेरी गुड, 4s में से निकलेंगे। तो जब आप 4s के इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे तो ये कंपाउंड बन गया। अब मुझे बताओ कंपाउंड बनने के बाद डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जिसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10, वो कंपाउंड कलर्ड नहीं होते। क्लियर हो गया? तो ये डी, इसका मतलब जिंक क्लोराइड कलर इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है बच्चे,
और इसके बाद एक और फिनोमिना होता है डी डी स्प्लिटिंग और डी डी ट्रांजिशन, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। अदरवाइज इसके बाद दो फिनोमिना और होते हैं, डी डी स्प्लिटिंग कहते हैं उसको और डी डी ट्रांजिशन, उसी के बेसिस पे कलर आता है। फिलहाल अभी तक आप इतना याद रखें कि जिसके डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कलर्ड नहीं होगा। अब स्कैंडियम की बात करते हैं, दूसरा कंपाउंड कौन सा था, SCCl3, ये कलर्ड है या नहीं। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर बताओ बेटू कितना होता है, 21, सही है, कितना है 21। लिखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3p 4s and 3d1, यही है। अब स्कैंडियम ने जब ये कंपाउंड बनाया था SCCl3, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आया, +3, मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो कितने बच जाएंगे, तो निकाल दो 3 इलेक्ट्रॉन, कहां से निकलेंगे, ये भी गया और ये भी गया, डी में कितने हो गए, तो क्या ये कलर्ड होगा, नहीं होगा। D0 एंड D10 कंपाउंड्स आर नॉट कलर्ड कंपाउंड्स। सबको समझ में आई मेरी बात, क्लियर हो गया कि नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ छोटा सा नहीं है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी 1s2 2s2 2p6 3s2 4pd, नो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं और करवाने लगा हूं आपको, ये जो मैंने अभी लिखा था आपको सबको समझ में आया, ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वांटम नंबर सबको आता है ना, पक्का बेटे, अगर नहीं आया ना तो फिर मैं एक और बार समझाऊंगा। देखो क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट N, L, M and S values for 15th electron of chlorine। क्या बोला है कि क्लोरीन का जो 15th इलेक्ट्रॉन है उसके लिए N, L, M और S का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। अब लिखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5, यही होगा, यही होगा ना। अब ढूंढो इसका 15th इलेक्ट्रॉन कहां है, 2 2 4 6 10 2 12, इसमें होगा, होगा इसी में। इसको करो ओपन, या आता है ना पी को ओपन करना, कैसे ओपन करते हैं पी को, कितने ऑर्बिटल बनाने, 3 ऑर्बिटल, वेरी गुड, ये बना लिए 3 ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, यहां तक कितने हो गए थे, 2 2 4 6 10 एंड 2 12, ये कौन सा है 13, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, और ये कौन सा है, कौन सा वाला है 15th वाला, ये कौन सा था 13 नंबर वाला, ये कौन सा था 14 नंबर वाला, और ये कौन सा है 15 नंबर वाला, इसी के लिए पूछ रहे हैं। समझ में आया, कौन सा ऑर्बिटल था ये 3p, इसके नीचे लिख दो ये 3p x होगा, ये 3p y होगा और ये 3p z होगा। समझ में आया, अब निकाल लो वैल्यूज, क्या आएंगी, n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 1 एंड m इक्वल्स टू 0, आएगा 0 क्योंकि ये p z है, और s कितना आएगा +1/2 या -1/2, आपका अपना मन है। समझ में आया आपको, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं। अगर मैं ऐसा एक और क्वेश्चन दूंगा आप कर लेंगे। अच्छा, इसी क्लोरीन की बात करते हैं। अब मैं बोलता हूं आपने क्लोरीन में 11th इलेक्ट्रॉन का निकालना है, कौन से इलेक्ट्रॉन का निकालना है, ढूंढो 11th कहां पे, 2 2 4 6 10 एंड 2 12, तो इसमें आया, इसके अंदर है ना 11th इलेक्ट्रॉन आपका, इसको करो ओपन, ऐसा है ना, ये कितने ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल बनेगा। ये कौन से नंबर वाला इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट कहां, 2 2 4 एंड 6 10, ये कौन सा है 11th, मैंने कौन से के लिए बोला था 11th, तो यही वाला है। किसके अंदर था ये 3s के अंदर था। बताओ बच्चे n कितना आया, l कितना आया, और m कितना आया, और s कितना आया, समझ में आया। और अगर मैं 12th बोलता तो फिर ये वाला हो जाता, इसके लिए सेम वैल्यूज आती सारी की सारी, लेकिन एक वैल्यू चेंज हो जाती -1/2। फिर हुआ कि नहीं बच्चे, तो ये क्वेश्चन ऐसा भी आता है आपको एग्जाम में, ठीक है, नोट कर लो आप। खत्म नहीं हुई क्लास अभी।